ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी नीट पेपर लीक को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा जो हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर। नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में अदालत ने ऐसा कदम उठाया है जिसका असर प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पे पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन इस सुनवाई की सबसे बड़ी बात सिर्फ कमेटी का गठन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का क्या होगा, और दूसरा सवाल कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर जंतर मंतर, बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादती के आरोप भी लगाए गए हैं, जबकि हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों की ओर से भी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही है। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि हाँ, हम एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमेटी का गठन कर रहे हैं। यानी अब प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ, किसकी क्या भूमिका थी, पुलिस ने कितना बल इस्तेमाल किया, और इन सारे तमाम पहलुओं की जांच होगी। कमेटी समय समय पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और इसके आधार पर अदालत आगे के निर्देश जारी करेगी। तो अब आते हैं कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर के मुद्दे पर। वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत से देश भर में छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके रद्द करने की मांग की और कहा इस पर विचार किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सामान्य छात्रों के बराबर नहीं रखा जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने गंभीर अपराधों में बलात्कार, हत्या, पोक्सो, अपहरण जैसे मामलों का जिक्र किया। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इस फर्क को अहम माना उन्होंने कि हाँ, ये जो गंभीर अपराध में जो लोग आरोपी हैं उनको छात्रों के बराबर नहीं माना जा सकता है। और सीजीआई ने कहा कि राज्य उन एफआईआर्स की सूची दे सकते हैं जिनमें सिर्फ छात्र शामिल हैं, जहां सिर्फ छात्रों के खिलाफ एफआईआर है और कोई विवाद उस पर नहीं है। वहां अदालत अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर रद्द करने पर विचार कर सकती है। लेकिन जिन मामलों में गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हैं उन पर अलग से विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर छात्र अपनी शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके मामलों को उन मामलों से अलग देखना होगा जहां गंभीर अपराधों में शामिल लोग शांतिपूर्ण भीड़ में घुसकर हिंसा करते हैं। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया है कि सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होना और गंभीर अपराध में शामिल होना दोनों एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि गंभीर आपराधिक इतिहास वाले 2873 लोगों की पहचान की गई है। इनमें हत्या की कोशिश, डकैती, बलात्कार और पोक्सो जैसे गंभीर आरोपों वाले लोग शामिल हैं। अब बात पुलिस कार्रवाई की करते हैं। सरकार ने अदालत में कहा कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हमला किए जाने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से वकीलों ने कहा कि पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। पैलेट गन से घायल लोगों के लिए अंतरिम मुआवजे की मांग की गई। एक पीड़ित की आंख में गंभीर चोट होने और दूसरे के हाथ में पैलेट गन का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भी अदालत के सामने गंभीर बातें रखी गईं। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए कोई भी बहाना या जायज वजह नहीं हो सकती।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब इस पूरी जांच के लिए बनने वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व जज, हाई कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस और वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को शामिल करने पर विचार करने की बात कही। कमेटी सभी पक्षों की बात सुनेगी और जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ले सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुनवाई में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए चेहरे का डाटा जुटाना और उसे प्रोसेस करना निजता और निगरानी से जुड़े संवैधानिक सवाल पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी तथ्यों की जांच कर सकती है, लेकिन इससे जुड़े कानूनी और संवैधानिक सवालों का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। सरकार ने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के इस्तेमाल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। सरकार की ओर से कहा गया कि सिस्टम हर व्यक्ति की पहचान अपने आप नहीं करता, बल्कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के डेटाबेस से संभावित मिलान किया जाता है और इसके बाद मौके पर सत्यापन किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस सुनवाई का संदेश बिल्कुल साफ है। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और गंभीर अपराध के मामलों को अलग अलग देखा जाएगा। सिर्फ छात्रों वाली एफआईआर पर राहत का रास्ता खुला है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों पर लगे आरोपों की जांच होगी और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे संवैधानिक सवालों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। यानी नीट प्रदर्शन का मामला अब सिर्फ पेपर लीक या प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। ये मामला अब प्रदर्शन के अधिकार, पुलिस की जवाबदेही, छात्रों के भविष्य, एफआईआर और निजता के संवैधानिक अधिकार तक पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जल्दबाजी में किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहले तथ्यों की पूरी जांच होगी। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।